गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स, जिनकी थीम है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। तो देखते हैं आज हमारे कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है खबरों में वुल्फ रेट। अब ये है क्या, ये आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है और हम भी समझेंगे ये है क्या। आप देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो में चलते हुए स्टार्स, तो ये एक प्रकार का क्या है, स्टार है। तो आपको याद रखना है ये एक प्रकार का स्टार है। तो देख लेते हैं। भारतीय खगोलविदों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी के दौरान वुल्फ रेट नामक सबसे गर्म तारे में से एक के बारे में पता लगाया है। यानी कि यह वुल्फ रेट क्या है, एक प्रकार का गर्म तारा है जो कि सबसे गर्म तारों में से एक माना जाता है। जिस प्रकार सूर्य एक गर्म तारा है, उसी प्रकार वुल्फ रेट एक गर्म तारा है। दुर्लभ वुल्फ रेट तारे सूर्य से 1000 गुना अधिक प्रकाशमान और काफी अधिक क्या होते हैं, काफी अधिक गर्म होते हैं। यानी कि ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं ये वाले तारे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है इसके बारे में ये क्या है। अब देखिए, नासा के मुताबिक ऐसे तारों का सतही तापमान सूर्य की तुलना में 10 से 40 गुना अधिक होता है। भारत सरकार एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन नैनीताल स्थित स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के खगोलविदों ने अंतरराष्ट्रीय संयोग से क्या किया है, इसकी खोज की है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। वुल्फ रेट क्या है, तो एक प्रकार का गर्म तारा है जिसे हाल में ही देखा गया है भारतीय खगोलविदों के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। देखिए यहां पे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ट्रेस रेयर सुपरनोवा एक्सप्लोजन टू हॉटेस्ट ग्रुप ऑफ स्टार्स वुल्फ रेट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है इसके बारे में। चलते हैं आगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज 18 का आर्टिकल है, देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस डाटा थीम सिग्निफिकेंस। देख लेते हैं क्या है। प्रत्येक 6 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा, 6 अप्रैल को इसका आयोजन किया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य है सतत विकास को बढ़ावा देना और मानव अधिकारों के संरक्षण में खेलों के सकारात्मक योगदान को रेखांकित करना इसका उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत आप याद रखिएगा 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। तो याद रखना है आपको, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 6 अप्रैल को। यह आपको अच्छे से याद रख लेना है यहां पे। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक किससे रिलेटेड है वो भी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पर, हमारे पर क्या है और किसके बारे में है। देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चिनाब पुल के बारे में। बहुत ज्यादा न्यूज में है। आज हम चिनाब पुल के बारे में भी देखेंगे, चिनाब नदी के बारे में भी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये क्यों न्यूज में है। देखिए जरा, यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। अपने आप में एक बड़ा इतिहास कीर्तिमान हासिल किया है भारत के इंजीनियरों ने कि यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। और यह उधमपुर नगर बारामूला लिंक परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और इसे मार्च 2002 में राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया था और हाल में ही ये पुल लगभग बनकर तैयार हो चुका है और 2002 में से राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया था। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया गया यह पुल, रेलवे पुल, समग्र तौर पर 1315 मीटर लंबा है और नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। यानी कि 359 मीटर ये ऊंचा है, जबकि 1315 मीटर लंबा है। अब यह क्या है, मेहराव के कार्य का पूरा होना कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर लंबे बकराकार खंड को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। और इससे क्या होगा, अब जम्मू कश्मीर में जो कनेक्टिविटी है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, रेलवे की कनेक्टिविटी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इस वजह से ये चिनाब रेलवे पुल बहुत ज्यादा न्यूज में है। अच्छे से आपको याद रखना है इसके बारे में। कहां पे बनाया गया है, रियासी जिले में बनाया गया है। इसकी टोटल हाइट कितनी है, तो आप जानते हैं इसकी हाइट है 359 मीटर और टोटल लेंथ कितनी है, तो वो है 1315 मीटर। याद रखिएगा। और कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर। मैं दिखा देता हूं, कुछ इस तरह दिखेगा ये पुल। आप देख सकते हैं ये पुल कुछ इस तरह दिखेगा। यहीं पर आप देख लीजिए, ये है, यहां से निकलती है चिनाब नदी जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है और हिमाचल प्रदेश से फ्लो करती हुई जम्मू कश्मीर से और फिर ये चली जाती है पाकिस्तान में। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। इस पर टोटल खर्चा आने वाला है 1484 करोड़ रुपए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए जरा, चिनाब नदी के बारे में देखते हैं क्या है। इसका उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय के बारालाचा दर्रे के पास से होती है। अभी मैंने मैप में आपको दिखाया, यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पे हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से इसका क्या उद्गम स्रोत है। और ये फिर उद्गम होने के बाद कहां पे जाती है, तो देख लेते हैं। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति एवं मंडी जिले के टांडी के किलोंग के दक्षिण पश्चिम से 18 किलोमीटर दूर दो नदियों चंद्र एवं भागा के संगम से बनती है। याद रखिएगा, चिनाब नदी किससे बनती है, चंद्र एवं भागा
चंद्र एवं भागा नदियों से ये बनती है, याद रखिएगा, इनसे बनके बनती है चिनाब। और कहां पर बनती है तो मैंने आपको बताया लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रे के पास। भागा नदी सूर्यताल झील से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास अवस्थित है। चंद्र नदी का उद्गम बारालाचा दर्रे के पूर्व ग्लेशियर से होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है इसके बारे में। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में बहती हुई पाकिस्तान के पंजाब में प्रवेश करती है और आगे जाके सतलज में मिल जाती है। अब हमें यहां पे ये समझना है कि इसकी कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। हाल में ही आपको याद होगा रतले हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट काफी न्यूज में था। उसके बाद फिर सलाल बांध इस पर है, दुलस्ती बांध भी इस पर है और पाकल दुम बांध भी इस पर है। तो ये सारे बांध आपको इस पर देखने को मिलेंगे। अच्छे से याद रखिएगा, चिनाब नदी के बारे में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है 48वें मुख्य न्यायाधीश। आपने देखा होगा अभी हाल में ही हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वर्तमान में 47 में, जिनका नाम है अरविंद शरद बोबडे जी, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना है एनवी रमन्ना जी को। तो देख लेते हैं इनके बारे में क्या है। 48वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड सेकंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नथालपति वेंकट रमन को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया है और ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। कौन से नंबर के होंगे तो 48वें होंगे। तो आपको याद रखना है पहले कौन थे तो हीरालाल जे कानिया जो थे हमारे, वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। अब देखिए न्यायमूर्ति एनवी रमन 24 अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे और वे देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिए रिपब्लिक भारत का आर्टिकल है, न्यू CJI जस्टिस एनवी रमन्ना टू टेक ओथ एज 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन अप्रैल 24। तो ये आपको याद रखना है, ये हैं कौन एनवी रमन जी। तो यार इनके बारे में आपको याद रख लेना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा खबरों में कसार। अब क्वेश्चन उठता है ये कसार क्या है। आप यहां पे देखिए एक गैलेक्सी टाइप का है ये, इसी को नाम दिया गया है कसार। जानेंगे हबल टेलीस्कोप से इसे खोजा गया है और ड्यूल कसार है, एसेंट गैलेक्टिक कॉन्स्टेलेशन है। जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। देखिए हाल ही में खगोलविदों ने एक ऐसे समूह के कई दर्जन कैस्टर सर की खोज की है जो स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांडीय लेंस द्वारा विकृत थे। अब यहां पर क्वेश्चन ये है, क्या बोला जा रहा है कि यहां पर यह है कि कसार है क्या। तो याद रखिएगा एक प्रकार की गैलेक्सी है, ठीक है। क्या है, एक प्रकार की गैलेक्सी है। यहां पे देखिए कसार दूर की आकाशगंगाओं के चमकदार कोर हैं जो ब्लैक होल द्वारा संचालित होते हैं। यानी कि आकाशगंगाओं के कोर हैं जो ब्लैक होल द्वारा संचालित होते हैं। और कसार का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लाखों गुना अधिक होता है। सबसे शक्तिशाली क्वासर में मिल्की वे आकाशगंगा की तुलना में 1000 गुना अधिक चमकदार हैं। यानी कि बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं कसार। आपको अच्छे से याद रख लेना है, एक प्रकार की क्या है, एक कोर होते हैं आकाशगंगाओं के जो ब्लैक होल की तरह कार्य करते हैं। बस इतना याद रखिए। हाल में ही इनको खोजा गया है, इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में थे। इस खोज से ज्ञात होता है कि इनमें लगातार वृद्धि हो रही है और ये बढ़ भी रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं आगे। यहाँ पे देखिए हबल टेलीस्कोप से इसको खोजा गया, इस तरह इनका आकार होता है और इस तरह कुछ दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगला है नैनो सिफर। क्या है ये। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की खबरें बहुत ज्यादा हैं, तो देख लेते हैं नैनो सिफर के बारे में क्या है। हाल ही में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इस डिवाइस को लॉन्च किया गया है। यानी कि इस डिवाइस को लॉन्च किया है हमारे शिक्षा मंत्री जी ने। और ये डिवाइस है क्या, नैनो प्रौद्योगिकी आधारित एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर डिवाइस है जिसे नैनो स्क्रिप्ट तथा IIT बॉम्बे के द्वारा बनाया गया है। यानी कि ये एक्सप्लोजिव को क्या करेगा, ट्रेस करेगा। कोई खतरनाक हथियार टाइप का है, कोई धमाक, मतलब आप कह सकते हो कोई एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक है, उसको ये ट्रेस आसानी से कर लेगा। इस वजह से ये हाल में ही बनाया गया है IIT बॉम्बे ने। और किसने, नैनो स्क्रिप्ट ने। तो देख लेते हैं कहां से लिया मैंने आर्टिकल लिया है। देखिए ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, रमेश पोखरियाल लॉन्च नैनो सिफर अ माइक्रो सेंसर बेस्ड ऑन एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर। तो ये आसानी से उसको डिटेक्ट कर लेगा, ये आपको याद रखना है। और बनाया किसने है तो IIT बॉम्बे और नैनो सिफर के द्वारा ये बनाया गया है। ये अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में उड़ीसा इतिहास पुस्तक। अब खबरों में क्यों है तो हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री ने इस पुस्तक के हिंदी वर्जन को लॉन्च किया है और इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में है। देखिए यहां पे रिपब्लिक भारत का आर्टिकल है, PM मोदी टू रिलीज हिंदी वर्जन ऑफ डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब उड़ीसा इतिहास ऑन अप्रैल 9 को इसको किया गया था। देखिए यहां पे इस पुस्तक को उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा लिखा गया था। उत्कल केसरी की उपाधि मिली हुई है और ये आपको याद रखना है, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी रहे थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद शंकर लाल पुरोहित जी ने किया है, तो याद रखिएगा।
उड़ीसा इतिहास किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये डॉक्टर हरे कृष्णा के द्वारा लिखी गई है, जिसका हिंदी अनुवाद किया है शंकरलाल पुरोहित जी ने। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है खबरों में जीसैप पहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बैंक का कोई एग्जाम दे रहे हैं, सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा क्या है। आरबीआई के द्वारा बाजार को बढ़ावा देने के लिए इस नई प्रतिभूति अधिग्रहण योजना को लॉन्च किया है। यानी कि जीसैप योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो आरबीआई के द्वारा की गई है। अब जीसैप का मतलब क्या है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम का लक्ष्य बॉन्ड बाजार और सहभागियों को सहजता को बढ़ावा देना है। यानी कि इसका लक्ष्य होगा बॉन्ड बाजार को बढ़ावा देना, और बॉन्ड बाजार में लगे हुए जो सहभागी हैं उनमें सहज वातावरण को स्थापित करना जीसैप पहल का उद्देश्य है, जिसे आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखिए, आरबीआई जीसैप के तहत वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में बाजार से 1 लाख करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा। यानी कि बाजार से 1 लाख करोड़ की प्रतिभूतियां खरीदेगा जीसैप के तहत। कौन? आरबीआई। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा इसके तहत आरबीआई छोटी अवधि की प्रतिभूतियां खरीदेगा, जबकि लंबी अवधि की प्रतिभूतियां बेचेगा। यानी कि आरबीआई इसके तहत क्या करेगा? छोटी अवधि की जो प्रतिभूतियां होती हैं उनको तो खरीदेगा, जबकि लंबी अवधि की जो प्रतिभूतियां होती हैं उनको बेचने का काम करेगा। अच्छे से याद रखिएगा, जीसैप पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बॉन्ड बाजार और बॉन्ड बाजार में जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें सहजता स्थापित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। देख लेते हैं यहां पे, देखिए द हिंदू के बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, विद जीसैप आरबीआई मूव टू स्टेबलाइज द बॉन्ड मार्केट, होल्ड की रेट्स। तो ये आपको याद रख लेना है। यहां पे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है कल का अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आपको देना होता है। कुछ ही बच्चे देते हैं, लेकिन हाँ अच्छा है, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे। तो क्या है? खबरों में रही मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति पहल का संबंध निम्न में से किससे है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप इनिशिएटिव इन द न्यूज? तो आपका आंसर है केरल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और जो भी है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि सिक्किम ने इसको लॉन्च किया था हाल में ही। आज के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। खबरों में रही, यहां पे मैं आ जाएगा, खबरों में रही क्या अनामय पहल का उद्देश्य क्या है? जो ये खबरों में रही अनामय पहल, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है जनजाति प्रोडक्ट को बाजार उपलब्ध कराने से है, जनजाति समुदायों में शिक्षा बढ़ाने से है, जनजाति समुदायों में स्वास्थ्य व पोषण को बढ़ावा देने से है, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में लिखा हुआ है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द न्यूज। ये न्यूज लेस कहां से आ गया? इन न्यूज, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। इनिशिएटिव इन द न्यूज, जो कि आप अभी हाल में ही काफी ज्यादा न्यूज में था। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको जो भी है इसका आंसर है यहां पे डी आ जाएगा, यानी कि नन ऑफ दीज। तो ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर है इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक और बात कहनी थी आपसे, कैसा लगता है आपको ये प्रोग्राम? प्लीज अपनी राय दें, अपना सजेशन दें, जिससे कि हम कुछ और अच्छा कर सकें, तो आपका कोई सजेशन हो वो आपका सर आंखों पे। तो प्लीज अगर चीजें पसंद आ रही हैं तो चैनल को प्रमोट करें, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्टेटस लगाएं, जिससे कि ये चैनल ग्रोथ करे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।